जो H+ आयन देते हैं अम्ल, OH आयन देते हैं क्षार। ब्रॉन्स्टेड लोरी जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो है संयुग्मी क्षार और संयुग्मी जो है वो अम्ल की बात की थी। इसमें जो है जो प्रोटॉन दाता होते हैं और प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता, और क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही। ठीक है, इसके बाद संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल बनते हैं, ये हमने पढ़ा था और हमने सूत्र बनाने भी सीख लिए हैं। अब आप सूत्र बनाने की अभ्यास करते रहिए और अपने सूत्र जो है वो किताब में देखे चेक करते रहिए, जो है आपको याद हो जाएंगे। बार बार उनकी आवश्यकताएं याद रखने के लिए आपको सूत्र बनाना का अभ्यास करना होगा, इसी से आप जो है वो सूत्र बनाना सीख सकेंगे। ठीक है, आज हम जो है वो लुईस संकल्पना पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सूत्र बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी इस 3-4 पाठों में, और इन अभिक्रियाओं को सीखने के लिए सूत्र आना चाहिए, इसलिए सूत्र बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अम्ल क्षार की लुईस संरचना जो है या संकल्पना जो है वो पढ़ती है। तो लुईस ने क्या बताया था कि लुईस ने उन कमियों को दूर करते हुए ये बताया कि जो एप्रोटिक अम्ल होते हैं यानी आरएनएस और उन दोनों में क्या था? प्रोटॉन बेस्ड थ्योरी थी, यानी प्रोटॉन मतलब H+ आयन और OH आयन के ऊपर आधारित थी। जो एप्रोटिक अम्ल और क्षार होते हैं वो भी अम्ल क्षार के गुण रखते हैं, जो एप्रोटिक होते हैं उनके बारे में जो है लुईस ने समझाया था। तो लुईस ने कहा था कि वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ध्यान रखना, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन तो दान करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन खुद इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसलिए इस सिद्धांत को अगर वहाँ लागू करें तो भी ये बात सही जाती है। ठीक है, इसलिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्षार कौन होंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। ठीक है, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब हमने पढ़े थे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, किस किस में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये भी हम बात जान लेते हैं। ज़्यादा तत्व नहीं है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले, आप आसानी से पहचान सकते हो उनको। देखो, नाइट्रोजन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 1 होता है। ठीक है, युग्म 2 है, इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। समझाइए। इसके बाद हम जो है क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म? 3। ठीक है, फ्लोरीन के पास भी 3। ठीक है, ब्रोमीन के पास भी 3, आयोडीन के पास भी 3। तो ये तो एक ही वर्ग के सदस्य हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो समान ही होंगे। ठीक है, यानी जो डॉट से दर्शाए हैं वो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो एक जोड़ी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले कुछ तत्व हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह के तत्व हैं। ठीक है, इनको हम जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले तत्व कह देते हैं। कई बार सल्फर दिया जाता है, इसी परिवार का सदस्य है, सल्फर के पास है भी 2। ठीक है, तो इस तरह से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनके पास होते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए क्या होगा? अमोनिया क्षार होगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या है? NH3 क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब जो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं ना, उनका अष्टक पूर्ण होता है और उनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए। ठीक है, तो क्षार वे होते हैं जिनका
अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन वाला भाग जो पूरा होता है, अष्टक पूर्ण होता है वह ये यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं इनके पास, और ये अपना अष्टक पूर्ण होता है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। ठीक है, वह इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, अम्ल कौन होते हैं फिर? अम्ल वे होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। वह इनके पास जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। ये भी है इसमें, इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक मौजूद होते हैं। ध्यान में आई बात? कौन होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनके पास होते हैं उनके पास पाए जाते हैं, जिनके पास यानी रिक्त कक्षक मौजूद हो वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। तो अम्ल और क्षार, तो इनको हम जो है वो कौन से क्षार कहेंगे? लुईस क्षार। ठीक है, और इनको अम्लों को हम क्या कहेंगे? लुईस अम्ल, ये भी नाम होते हैं इनके। ठीक है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ठीक है, तो ये लुईस के उदाहरण के लिए CO, यानी आप अगर अम्ल की बात करते हैं, ये अम्ल के उदाहरण। ठीक है, CO2, BF3, SO3, ठीक है, SO3 मान लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। NH3 हो गया, H2O हो गया। ठीक है, जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, ये जो है किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं? लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर सकते हैं। OH माइनस, इसके पास B2 होते हैं, OH माइनस। ठीक है, Cl माइनस, ये किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं? आपके क्षार की तरह व्यवहार कर सकते हैं। NH3। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। केंद्रीय वो होता है जिससे सारे परमाणु आकर जुड़ते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना नहीं जानना है केंद्रीय परमाणु तक है, लेकिन आपको समझना है जिससे सारे परमाणु आकर जुड़ते हैं वो केंद्रीय परमाणु होता है। H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, OH में ऑक्सीजन है, Cl में कुछ Cl है, NH3 में नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी कुछ बड़ा परमाणु होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है कक्षक वगैरह उपस्थित होते हैं, वो केंद्रीय परमाणु माना जाता है। ठीक है, इसमें CO2 होता है, CO2 में कार्बन जो है वो केंद्रीय परमाणु, BF3 में जो बोरोन केंद्रीय परमाणु है, सल्फर ऑक्साइड में सल्फर केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, क्योंकि इसके पास रिक्त D कक्षक होते हैं, ऑक्सीजन के पास ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या, एक बार उदाहरण ले लेते हैं कि कैसे होता है इसमें। ठीक है, BF3 के साथ NH3 रिएक्शन करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 के रिक्त कक्षक में दे देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की संरचना बताते हैं हम, यानी इस तरह का बंध जो है इनके बीच में बनता है। ठीक है, उपसहसंयोजक तरह का बंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 कौन हुआ? लुईस क्षार। ठीक है, BF3 कौन हुआ? लुईस अम्ल। लुईस क्षार और लुईस अम्ल, ये अवधारणा हो गई लुईस की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जो है इनके अम्ल और क्षार के सामान्य गुण जो है
उनकी बात कर लेते हैं, यानी सामान्य गुण इसके अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल जो है वो क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्षार क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला। ठीक है, ये तो अम्ल और क्षार के सामान्य थोड़े से गुण होंगे, और भी गुण हैं बहुत सारे, वो पढ़ते हैं। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया लिखते हैं, ये भी एक गुण है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल मान लीजिए HCl ले लिया आपने, धातु मान लीजिए जो है, या एक उदाहरण पढ़ते हैं कि H2SO4 प्लस जिंक और ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस निकलने का साइन इस तरह से दे सकते हैं। तो गुण क्या हुआ कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये पॉइंट हुआ, इसके अंदर प्रश्न आता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, बहुत बार प्रश्न आता है। तो क्या उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता लगाया जाए इसका, कि आप एक पटनली लीजिए और उसके अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दीजिए, जिंक मतलब जस्ता, और उसके ऊपर H2SO4 की कुछ बूंदें डालें, फिर उसको जो है गर्म कीजिए, गर्म करेंगे और उस नलिका को जो है किसी दूसरे पाइप के द्वारा जोड़कर एक वाटर ट्यूब में जो है वो रख दीजिए। तो उसमें जो है एक पर्क नली को उस तरह से मोड़ के रखिए और देखेंगे तो दूसरी साइड हम देखें, जैसे ही वो पाइप जिससे है जहाँ से गैस निकल रही है उसके ऊपर आप मोमबत्ती लेके जाइए तो आपको ध्वनि सुनाई देगी, फट फट की ध्वनि। वो ध्वनि जो है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, हाइड्रोजन गैस, मतलब वहाँ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बहुत ही उपयोगी तत्व है अपने लिए। हाइड्रोजन इस तरह का तत्व है कि इससे जो है वो ईंधन जो है वो के रूप में काम में लिया जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, बहुत ही विस्फोटक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये एक प्रकार से ईंधन भी है, आने वाले टाइम में जो है वो ईंधन के रूप में एक बड़ा स्रोत हो सकता है हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। इस प्रकृति क्या, इस यूनिवर्स में। ठीक है, प्रकृति में की बात यानी धरती की बात अलग है, बाकी पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्स के लेवल पर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा होता है या सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर जो है वो जिंक सल्फेट यानी लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं कि अम्ल प्लस धातु, ठीक है, और क्या होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होगी आपकी। तो किसी भी अम्ल की अभिक्रिया आप धातु से करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस और लवण। आप अभिक्रिया करवाइए HCl और जो है वो सोडियम। ठीक है, संतुलित करने के लिए मैं इस तरह से ले लेता हूँ उसको, तो 2NaCl और H2। ठीक है, ये गैस निकली, तो ये आपका लवण हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्या होगी, धातु हो गई। ठीक है, तो किसी भी धातु की अभिक्रिया सभी धातुएं जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जो है वो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। प्रश्न इस तरह से आए तो आप बता सकते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए जो है वो अम्लों को यानी खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। यानी अपने दही जो होता है वो आजकल जो स्टील आते हैं उनमें रखते हैं, स्टील क्रिया नहीं करता है, वो स्टेनलेस स्टील होता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उससे किसी भी से क्रिया नहीं करे आसानी से। ठीक है, बाकी आप जो सिल्वर या जो उसके जो तत्व जो होते हैं या पीतल जो होते हैं, तांबे के होते हैं, उनके अंदर कभी भी खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। ठीक है,
या ऐसे भी होता है कि खट्टे पदार्थों से तो हम साफ करते हैं किसको, जो तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, हरे हरे हो जाते हैं ना, उनको साफ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। खट्टे पदार्थों को किसमें नहीं रखा जाता, धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। प्रश्न आता है खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि इनसे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो सकती है जो हानिकारक होगी, यानी हमारे लिए शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव डालेगी, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो तो हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि खट्टे पदार्थों को क्यों जो है धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता, क्योंकि जो है इससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है धातु और अम्ल की अभिक्रिया से, और लवण भी उत्पन्न होता है, वो भी जो है वो हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो, फायदेमंद हो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हानिकारक होगी, लवण भी है वो भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए इनके जो है बर्तनों में नहीं रखा जाता। अब प्रश्न उठता है कि क्षार जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया जो है वो क्षार है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? क्षार प्लस धातु और फिर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है क्षार के साथ में। इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं और उत्पन्न क्या करते हैं, एक ही बात है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन सभी क्षार नहीं करते हैं, सभी क्षार नहीं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं, ठीक है। धातु है सोडियम की अभिक्रिया जो है आप किसी क्षार से करवाएं तो मान लीजिए आप जो है या जिंक की अभिक्रिया करवाएं, मान लीजिए जिंक की अभिक्रिया अन्य ओर से करवाते हैं तो ये क्या होगा, क्षार, ये क्या होगा, धातु। तो इससे अभिक्रिया करवाई जाए तो Na2ZnO, ठीक है, 2 प्लस H2O, ठीक है, संतुलित है ना, 2 Na है, 2 Na है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, तो एक ये और एक ये 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 है, ठीक है, और जिंक कितना है 1 है, तो 1 है, ठीक है। तो ये लवण हो गया और ये जो है H2O नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ZnO2 हो, ये लिखिए, तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इससे क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया से भी लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और अम्ल की भी धातु के साथ अभिक्रिया करवाने से लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप अम्ल की और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं तो क्या उत्पन्न होगा, ठीक है। अगला जो पार्ट है हम पढ़ते हैं, अम्ल की जो है वो इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। अब हम देखते हैं धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु क्या होती है, धातु अभी आपने पढ़ी, धातु कोई भी सोडियम, पोटेशियम, ये भी जो होती है जिंक, ठीक है, और मैग्नीशियम, इस तरह की धातु हमने पढ़ी है, ठीक है। धातु जो है जिनके ऊपर धन आवेश होता है, मोस्टली क्या होता है, धन आवेश होता है, लेकिन हाइड्रोजन को धातु नहीं मानते हैं कि वो अधातु होता है, हाइड्रोजन के ऊपर विवाद है, ठीक है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है, आप पोटेशियम कहें या सिलिकॉन तो उपधातु हो जाता है, या फिर इसमें और भी कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम, इस तरह के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धातु की श्रेणी में आते हैं। पूरी आवर्त सारणी अगर देखोगे, आवर्त सारणी में आपको लगभग हरे रंग से जो प्रदर्शित की हुई है वो सारी की सारी क्या है, धातु है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आवर्त सारणी में कौन है, धातु है। उसके बाद है अधातु, ठीक है, अधातु पीले रंग से प्रदर्शित की हुई होगी, ठीक है, और बीच में जो है वो सीढ़ी नुमा बना के आपको कुछ अलग कलर से, गुलाबी कलर से जो है
उपधातुएं दर्शाई गई होंगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर ध्यान रखना, हाइड्रोजन पीले रंग से बनाया होगा लेकिन होता वो धातुओं की तरफ ही है। यानी इस साइड जो है वो सारणी के अंदर एक साइड धातु होती है, दूसरी साइड बीच में उपधातु, साइड लास्ट में क्या होती है, अधातुएं होती है। ठीक है, ये क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, आपकी फास्फोरस है, कार्बन है, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि धातु ऑक्साइड, अब धातु तो ये हो गई और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रिया, कल हमने जो इनके सूत्र बनाने सीखे थे। ठीक है, कल हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाया था, MgO। कैसे बनाया था कि मैग्नीशियम जी +2 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, -2। ठीक है, संयोजकता आपको याद करनी है, याद कैसे होगी, बार बार जिनको पढ़ोगे तो बार बार इनको काम में लोगे, बार बार ऑक्सीजन के सूत्र बनाओगे सभी धातुओं के साथ। यानी एक बार आप ऑक्सीजन ले लो और सभी के साथ सूत्र बना लो, ऑक्सीजन का धातु के साथ नाम जोड़ दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन याद हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम की सभी के साथ जो है वो सभी ऋणायनों के साथ बना लो। इस तरह से टारगेट करके अगर बनाते जाओगे तो सीख जाओगे, यानी 5-7 पन्ने भरोगे तो इतने में सीख जाओगे। अब इसका सूत्र आपको क्या करना होता है, दोनों को 0 करना होता है, तो बिल्कुल उसमें पहले से ही 0 है, कोई संख्या का गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुणा करें, इधर 1 से गुणा करें। ठीक है, अगर हमें बराबर करना होता तो और ज़्यादा संख्या से गुणा करते हैं, पहले से ही बराबर है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, अम्ल से। ठीक है, तो देखो क्या प्राप्त होता है, क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा MgCl2। ठीक है, और एक बनेगा आपके हाइड्रोजन यानी जल। ठीक है, और एक लवण। ठीक है, अभी मैंने कहा कि धातु ऑक्साइड और एक है अम्ल, तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना, इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तो संतुलन हो गया, समीकरण संतुलन किया है। समीकरण संतुलन इसलिए करना जरूरी होता है कि ये एक संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितना द्रव्यमान इधर होता है उतना ही उधर होता है, यानी जितने परमाणु इस तरफ होते हैं उतने ही इधर होने जरूरी है, तभी अभिक्रिया क्या बन जाएगी, संतुलित बन जाएगी, सही बन जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पर एक ही होना चाहिए, 2 नहीं हो सकते, यानी दूसरा कोई और नहीं आ सकता। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है। क्लोरीन कितने, यहाँ पे 2 है, देखो ये 2 लगाया तब 2 है, वरना नहीं थे, पहले नहीं थे, अब एक ही है। तो यहाँ क्लोरीन कितने, 2, तो हमने क्या कर दिया, 2 क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, आप किसी भी तत्व को मानकर संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण संतुलन का भी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में, अगले चैप्टर में वहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, अभी हम एक बार थोड़ा सा नॉर्मली सीखते हैं कि MgCl2 हमने कैसे बनाया, एक क्लोरीन लिया और एक मैग्नीशियम, दोनों के संयोजकताएं लिखी, इसकी -1, दोनों को हमें बराबर लाना है 0 की। कैसे लाएं, इसके लिए क्या करना होगा कि इसको 1 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो, 2 से। यही संख्या आपको क्या करनी है, इसके पैरों में लिखनी है, जिसके नीचे आपने गुणा किया था उसी के पैरों में लिखनी है। तो देखो दोनों जो है वो +2 और -2 कितना हुआ, 0। तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये संख्या आपने पैरों में लिख दी। ठीक है, अगर आप इस तरफ गुणा करते, अगर ये छोटा होता तो इस तरफ गुणा करते, ये छोटा है तो इससे इस तरफ गुणा करेंगे, जो छोटा है उसको बड़ा इन बराबर लाने के लिए हम किसी भी 2, 3, 1, 2, 3 संख्या से गुणा कर सकते हैं। सामान्यतः आपको गुणा करने के लिए या तो एक तो सभी में मिल जाएगा, 2 और 3 यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आगे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा किसी भी सूत्र में। ठीक है, यानी 3 अंकों से ज़्यादा आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप जो है ज़्यादा संख्या के लिए मत सोचना कि कोई 100-150 से गुणा करना है अपने को, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई कैसा सोचेगी मेरे को 179 से गुणा करना है, ऐसा कुछ नहीं है, 1, 2, 3 तक ही जाना है। ठीक है, तो ये MgCl2 बना, इसमें लवण बना। तो हमारी बात क्या चल रही थी कि जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl और MgCl2 बन गई। तो ये क्या कहना चाहता है कि धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो लवण और जल तो वही बनाते हैं ना कि अभी हमने पीछे जो है वो पढ़े थे कि एक अभिक्रिया पड़ी थी, क्षार प्लस अम्ल
पीछे पढ़ी थी ना, तो उससे क्या बन रहा था, लवण प्लस जल। ले लो आप कोई उदाहरण, ठीक है। एक क्षार ले लिया NaOH पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था अमल HCl, लवण क्या बना NaCl। देखो दोनों एक एक है, बराबर है, इसलिए सूत्र बन गया NaCl, ठीक है। और एक बन गया H2O, OH और एक H, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, जल का सूत्र। तो ये लवण, ये जल, ठीक है, ये अमल और ये क्षार। ऊपर क्या लिखा है, क्षार, अमल, लवण और जल, ठीक है। तो अमल क्षार से जब भी अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। इसका मतलब अमल यहाँ पे किससे अभिक्रिया कर रहा है, धातु ऑक्साइड से। इसका मतलब धातु ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। इसीलिए तो क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहे हैं। यानी उत्पाद देखकर हम पहचान रहे हैं कि हमारा जो तत्व है, धातु ऑक्साइड है, यौगिक है, वो किस प्रकृति का है, अम्लीय है, क्षारीय। कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, क्षार करता है, तब लवण और जल बनते हैं। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय है, तभी लवण और जल बने हैं, ठीक है, वरना नहीं बन सकते, ठीक है। तो क्या ऐसा किसी क्षार के साथ और हो सकता है, या कोई और उदाहरण इसमें भी देख सकते हैं क्या, ठीक है। यानी जिससे धातु ऑक्साइड के लवण और जल बन सके। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई और उदाहरण ले लीजिए। CuO की रिएक्शन आप जो है HCl के साथ करवा दीजिए, ठीक है। तो CuCl2 बन जाएगा, ठीक है। या CaO ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, कॉपर की बजाय कैल्शियम ले लीजिए, बड़ा आसानी से बन जाएगा। CaCl2 बन जाएगा, और जो है वो क्या बन जाएगा, 2 क्या H2O, ठीक है। और इसको 2 लिख दीजिए बराबर करने के लिए। 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 2 अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम कितने हैं, 1 है, बराबर है, ठीक है। लेकिन जो है ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, जो बिल्कुल बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 तो बराबर नहीं है। और क्लोरीन भी कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। इसको किसने गुणा कर दी, 2 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया, सारा मामला सही हो गया। तो ये क्या है, धातु ऑक्साइड, ये क्या है, अम्ल, ये क्या है, लवण, ये क्या है, जल। आपने देखा कि धातु ऑक्साइड अम्ल, लवण और जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड किसकी जगह रखा जा रहा है, एक क्षार की तरह तो काम कर रहा है, इसीलिए तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब इसकी प्रकृति भी क्या हो गई, क्षारीय हो गई। तो हम बात क्या कह सकते हैं कि जो है वो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, ये कह सकते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। तो क्या जो अधात्विक ऑक्साइड है, अधातु कौन सी होती है, पहले तो अधातु की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अधातु नॉन मेटल जिसको बोलते हैं, आवर्त के लास्ट में पीले रंग से प्रदर्शित की हुई होती है। 2-4 उदाहरण लिख देता हूँ, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और फ्लोरीन, इस तरह के जो तत्व होते हैं आपको मिल जाएंगे वहां पर। ये क्या होते हैं, अधातु, ठीक है, ये अधातु हो सकती है, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, इनके ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने वाले ऑक्साइड उन्हीं को कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। अब अधातु ऑक्साइड उदाहरण ले, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबका पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई, इसमें डाई लगाने की जरूरत होती है। अधातु के नामकरण में आपको डाई, ट्राई, टेट्रा उनके अंतर्गत लगाते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती है, इसलिए जो है ये बदलते रहते हैं, ठीक है। प्लस में किसके साथ अभिक्रिया करवाएं, अगर हम किसी जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएं, ठीक है। क्षार को मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया आप किसी भी क्षार के साथ करवाने चाहें तो क्षार आपको कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। क्षार के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण रहेगा CaOH, ठीक है। दोनों की रिएक्शन करवाइए, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaCO3, ठीक है, और CaCO3 और प्लस में क्या बन जाता है,
H2O। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए देख लीजिए कार्बन कितने हैं, एक, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक। ये C कार्बन का प्रतीक नहीं है, ये कैल्शियम का प्रतीक है। ध्यान दें, एक तत्व होता है कैल्शियम जो आवर्त सारणी में 20 नंबर पर आता है, और एक C होता है जो कार्बन होता है तो 6 नंबर पर आता है। ठीक है, प्रकृति के हर जीव में कार्बन होता है। ठीक है, ये कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है ऐसा है। ठीक है, कैल्शियम B होता है। ठीक है, तो कैल्शियम आवर्त सारणी में 20 नंबर पर आता है और ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है। ध्यान रखना, यहाँ पर C का मतलब कार्बन है, यहाँ C का मतलब कार्बन नहीं है, Ca का मतलब कैल्शियम है। ध्यान रखना, Ca दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये Ca। ठीक है, तो कार्बन भी ये कितने हैं, एक कार्बन यहाँ है, इधर भी कितना है, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इससे बाहर लिखा हुआ है। कल हमने सूत्र बनाए थे, तो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर OH के आगे कोई नंबर लगाना है ना, OH एक समूह है, इसके आगे कोई नंबर लगाना है, वो नंबर पूरे ब्रैकेट लगा के लगाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए गुणा होगा। अगर OH इसके आगे लिख देते तो ये तो जल होता था, क्योंकि H2O इस तरह से होता था, इसलिए पूरे के आगे लगाना है तो बाहर लगाया है। तो H जो है वो कितने हैं, 2 पूरे। ठीक है, ऑक्सीजन गिन लो, 2 है यहाँ पे भी कितने हैं, 2 और यहाँ पे कितनी है, 2। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 3 इधर है और 1 इधर है, 4। इसका मतलब आपको क्या करना होगा कि संतुलन करना होगा इसका। ठीक है, तो संतुलन करने के लिए आपको क्या करना होगा, बराबर है नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए आपको गिनना होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 2, क्या है, कितने हैं, 4। ठीक है, बराबर है कि नहीं, यहाँ पे कितनी है, 3, यहाँ पे कितना है, 1, दोनों बराबर है, ऑक्सीजन संतुलित है। ठीक है, तो ये संतुलन हो गया। इस तरह से संतुलन की बात हम बाद में भी करेंगे आगे, एक बार के लिए अभिकरण जो है अभिक्रिया जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित आगे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है कि क्षार, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, उत्पाद में लवण, और दूसरा क्या हुआ, जल। ठीक है, तो आपको लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात है। धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। इधर आप आ जाइए इस रिएक्शन के ऊपर, NaOH और HCl की, तो क्या क्षार और अम्ल मिलकर ही लवण और जल बना रहे थे। इसका मतलब एक तो हमें पता चल गया क्षार है, तो इसका मतलब ये श्योरली क्या होगा, यानी 100% क्या होगा, अम्लीय जो है वो प्रकृति का होगा। धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा, इसीलिए तो लवण और जल बन रहे हैं। जैसा हमने इसमें पढ़ा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का है, कि क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि ये क्षार है, ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ही लवण और जल बनाता है। क्योंकि इसको उदाहरण के लिए आपको इस अभिक्रिया को देखना है, इस अभिक्रिया को जरूर याद रखना है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये बात रट लेना चाहिए, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो हमें इसमें पता चल गया ये तो अम्ल है, लेकिन ये क्षार ही होगा तभी तो लवण और जल बन रहे हैं। ऐसा ही इसमें है, ये क्षार है तो ये तो अम्ल ही होगा तभी ये जो है लवण और जल बन रहे हैं, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय कहलाएगी। तो दूसरी लाइन क्या लिखोगे कि जो है धात्विक ऑक्साइड को तो आपने क्या कहा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये सारी बातें जो है आपको एक बार जो है गुणों में पढ़नी है और फिर जो है आपको समझना है। ठीक है, एक एक करके इस चीज़ को समझना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, उदाहरण को फिर समझना है, अगर समझ नहीं आए तो फिर से पूछ लेना।